है राज्य में घुघुतिया त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो घुघुतिया जो त्योहार है इसके बारे में आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं। जनवरी के मध्य में यानी जो मकर संक्रांति होती है इस समय ये मनाया जाता है। मेन रीजन इसका कुमाऊं रीजन है। घुघुतिया का कुमाऊं में मेनली ये मनाया जाता है। तो ये कुछ बातें आपको घुघुतिया के बारे में ध्यान रखने हैं। घुघुत एक तरह की संरचनाएं होती हैं, ये बनाई जाती हैं आटे से, ये बनाए जाते हैं घुघुत, और इन्हीं घुघुत बनाए जाने के कारण इसे घुघुतिया त्योहार बोला जाता है। और इन घुघुत की माला बनाकर बच्चे गले में भी पहनते हैं और इसे काला कौवा त्योहार भी कहते हैं। तो ये कुछ फैक्ट आपको घुघुतिया त्योहार के बारे में ध्यान रखना है। मेन रीजन इसका कुमाऊं रीजन हो गया। जनवरी में ये मनाया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक जानकारी है कि हमारा अपना ऐप स्टडी लवर्स फैमिली करके आप गूगल पे प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। आप जरूर डाउनलोड करें और वहां पर आपको इस तरह के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इनके सेट आपको निःशुल्क मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लेक्चरर स्क्रीनिंग के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो दोनों कोर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे हमारे ऐप पर, जो कि बहुत ही सस्ती दरों पर बिल्कुल मेंटेनेंस चार्ज पर आपको उपलब्ध मिलेगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा की पहुंच सभी तक हो और सुलभ हो और सरल हो। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि केवल मेंटेनेंस चार्ज होगा, कोई अतिरिक्त फीस आपसे नहीं ली जाएगी। और इसके साथ ही आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स वो सब अवेलेबल मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ज्यादा टाइम न लेते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार काला कौवा त्योहार के नाम से जाना जाता है? तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि घुघुतिया त्योहार को काला कौवा त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फूल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है, फूल संक्रांति के नाम से किस त्योहार को माना जाता है? तो फूल संक्रांत जो है, आंसर आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जो फूल संक्रांति है ये फूल संक्रांत को ही कहा जाता है। और फूल संक्रांत जो त्योहार होता है ये हमारे यहाँ पर चैत्र के महीने में मनाया जाता है। चैत्र के महीने का जो पहला दिन होता है ये फूल संक्रांत के रूप में मनाया जाता है और ये लगभग संपूर्ण प्रदेश में मनाया जाता है। और फूल संक्रांति के नाम से जो प्रसिद्ध त्योहार है ये एक महीने तक, 7 दिन से लेकर कहीं कहीं पर 7 दिन तक इसकी परंपरा होती है, कहीं पर पूरे 1 महीने तक जो बच्चे होते हैं, बच्चे फूलों को इकट्ठा करके लाते हैं और घरों की जो देहरी होती है वहां पर रोज सुबह चढ़ाते हैं। तो फूल संक्रांति ये हो जाएगा। फूल संक्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। चैत्र माह के प्रथम दिवस से ये शुरू हो जाता है। हरेला क्या है? हरेला एक त्योहार है, स्थान है, सब्जी है या फिर फल है? सही आंसर हो जाएगा, हरेला एक तरह का त्योहार है जो कि श्रावण मास के प्रथम दिन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। श्रावण के पहले दिन जो है ये त्योहार मनाया जाता है, संपूर्ण प्रदेश में मनाया जाता है और मेनली ये पौधरोपण के संदर्भ में है, यानी पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड ये त्योहार है। इसमें हरियाली एक तरह से उगाई जाती है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है, किससे संबंधित है? तो हम डिस्कस कर चुके हैं, पौधरोपण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में स्थानीय देवता देवल की पूजा की जाती है? देवल की पूजा कौन से त्योहार में की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए आपका हरेला, चैनतोल, सारा या ओलगिया। सही आंसर है आपका चैनतोल में जो है स्थानीय देवता देवल की पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। और अब क्योंकि बहुत आपने देखा होगा कि लोकल जो क्वेश्चन है, लोकल एरिया के जो 30 त्योहार हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा त्योहार है, किस त्योहार पर्व में चांचरी का आयोजन किया जाता है? चांचरी का आयोजन किस त्योहार या पर्व में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है और
जो सही आंसर हो जाएगा इसका आठू एक त्योहार होता है, इसमें चांचरी का आयोजन किया जाता है। चांचरी एक तरह का नृत्य होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रदेश का 22 दिनों तक चलने वाला त्योहार कौन सा है? कौन सा त्योहार है जो 22 दिनों तक चलता है हमारे प्रदेश में? इम्पोर्टेंट अगेन ये भी क्वेश्चन है, और इस तरह के जैसे कि मैंने कहा कि लोकल लेवल पर जो त्योहार हैं, परंपराएं हैं, उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन अब जो है आयोग बनाने लगे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बैसी कहा जाता है। बैसी यानी 22 को जो हमारी लोकल लैंग्वेज है बैसी जो है प्रोनाउंस किया जाता है। तो बैसी त्योहार जो है ये 22 दिनों तक चलता है राज्य में। किस त्योहार को स्थानीय भाषा में बग्वाल कहा जाता है? बग्वाल स्थानीय भाषा में कौन से त्योहार के लिए हम प्रयुक्त करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दीपावली को स्थानीय भाषा में बग्वाल कहा जाता है। चैती मेला लगता है, चैती मेला जो है ये कहाँ पर लगता है? ऑप्शन आपके सामने है, और अगर इस मेले की बात करें यानी चैती मेले की बात करें तो ये ऊधम सिंह नगर में लगता है। चैती मेला इम्पोर्टेंट ये मेला है। चैती मेला ऊधम सिंह नगर जनपद में लगता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है चैती मेला। ये जो चैती एक तरह का मेला है, इसमें ये ऊधम सिंह नगर में काशीपुर नामक जगह पे ये लगता है। काशीपुर शहर है एक तरह से, तो काशीपुर नगर में यह आयोजित होता है। और माँ बाला सुंदरी देवी का मंदिर है, माँ बाला सुंदरी देवी के नाम से ये मेला लगता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसका मेला ये है, माँ बाला सुंदरी देवी का ये मेला है। चैत्र माह में ये लगता है, इसलिए चैती मेला कहा जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये मेला लगता है। ये इम्पोर्टेंट बात यहाँ से ध्यान रखनी है। जिसमें मुख्य रूप से जो पर्वतीय हमारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो आयोजित किए जाते हैं। भुवनेश्वरी देवी का मेला किस जिले में लगता है? भुवनेश्वरी देवी का मेला हमें बताना है कौन से जनपद में लगना है। अगेन इम्पोर्टेंट ये मेला है भुवनेश्वरी देवी का मेला, ये आपका लगता है अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन नंबर बी है। कौन से कान के प्रमुख आभूषण है? कान के प्रमुख आभूषण हमें बताने हैं। तो कान की अगर बात की जाए आभूषणों में, तो कान के आभूषण आपको ध्यान रखने हैं कि मुखेली हो गया, मुनाड़ हो गया और मदुड़े हो गया। ये आपके सभी जो हैं ये कान से रिलेटेड आभूषण है, ये इम्पोर्टेंट है। और जो आपके ये होते हैं मुखेली, मुनाड़, मदुड़े, ये सारे स्थानीय भाषा में इनके नाम हैं। ये सब जो हैं कान में पहने जाने वाले आभूषण है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसको मुखेली, मुरखुली भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं पर इसको मुरखुली भी कहा जाता है। तो मुरखुली अगर पूछा जाए, मुदुड़े पूछा जाए या मुनाड़ पूछा जाए, ये सभी जो हैं कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से गले के आभूषण हैं? अब गले से रिलेटेड जो आभूषण है, चंद्रधर हो गया, तिलहरी है, ये तिलहरी लिख दिया, तिलहरी है ये, तिलहरी हो गया, गुलबंद हो गया, ये सभी भी जो हैं आपके गले से रिलेटेड आभूषण है। इसके अलावा चरियो एक आभूषण ध्यान रखना है, ये भी गले से रिलेटेड है। इसके अलावा चंद्रहार हो गया, चंद्रहार था ये, चंद्रधर भी कहा जाता है लोकल में। तिलहरी हो गया, गुलबंद हो गया, हंसुली अगेन इंपॉर्टेंट है, हंसुली भी गले का आभूषण है। तो ये सारे आभूषण आपको गले से रिलेटेड ध्यान रखना है। कमर का आभूषण तगड़ी किस धातु का बना होता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तगड़ी जो है ये चांदी से निर्मित आभूषण है कमर से रिलेटेड। और कमर से रिलेटेड एक और आभूषण जो आपको ध्यान रखना है, ये करधानी कहा जाता है, या फिर कमर जोड़ी भी इसे कहा जाता है, कमर जोड़ी भी इसे कहा जाता है। तो ये कमर से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट आभूषण जो आपको ध्यान रखना है, कमर जोड़ी या करधानी और तगड़ी जो है, ये दोनों कमर के आभूषण हैं। निम्न में से कौन पैरों के आभूषण नहीं है? अब ये बताना है कि पैरों के आभूषण कौन से नहीं हैं।
तो यहाँ पर इनमें से एक आभूषण ऐसा है जो पैर से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर मुंदरी जो है यह आपका मुंदरी एक तरह से अंगूठी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये हाथ का बोल सकते हैं, उंगलियों का आभूषण है। बाकी जो खुड़ले हो गया, अमिती तार हो गया, पौंटा हो गया, ये सभी जो हैं पैरों के आभूषण है। इसके अलावा झिंवरा हो गया, झिंवरा, झांवर, सांवरी, सांवरी वाला सुना होगा आपने। एक तरह से झिंवरा एक आभूषण है। इसके अलावा बिछुआ वगैरह हो गया, इमरती हो गया, पौंटा हो गया, खुड़ले हो गया, तो ये सभी जो हैं आपके पैरों के आभूषण हो गए। उत्तराखंड की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमारी सेकंड जो राजकीय भाषा है वो है संस्कृत, सेकंड है, और प्रथम जो है वो आपका हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब की गई थी? हिंदी अकादमी की स्थापना राज्य में कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 2009 में उत्तराखंड में राज्य हिंदी अकादमी की स्थापना होती है। उत्तराखंड में गढ़वाली एवं कुमाऊनी के अतिरिक्त कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो उत्तराखंड में नेपाली लोग भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, बांग्ला भी रहते हैं, तो ये सभी भाषाएं जो हैं गढ़वाली कुमाऊनी के अतिरिक्त बोली जाती हैं। निम्न में से किस भाषा के लेखन में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लेखन में किया जाता है? कुमाऊनी, गढ़वाली या एबी दोनों, या फिर बांग्ला? अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग जो हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी जो भाषाएं हैं ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं, तो इसलिए ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। जिस व्यक्ति पर देवता आते हैं, देवता हमारे लोकल में गढ़वाल या कुमाऊं में दोनों ही मंडलों में देवता आने की जो परंपरा है वो आज भी विद्यमान है, और उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उस व्यक्ति के लिए, यानी जिस पर देवता आता है उस व्यक्ति को पसवा कहा जाता है, तो पसवा शब्द का यूज किया जाता है। मृतकों की आत्मा को शांत करने के लिए किसका गायन किया जाता है? तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृतकों की आत्मा को शांत करने के लिए रासों का गायन किया जाता है, ए वाला सही आंसर हो जाएगा। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा नृत्य उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? तो पहली बार मायके आने पर जो हाल ही में विवाहित लड़की है उसके आने पर जो नृत्य किया जाता है वो है थड़िया नृत्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौफुला क्या है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौफुला क्या है? क्वेश्चन इसी तरह से भी पूछा जा सकता है, और चौफुला से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये चौफुला भी एक तरह का नृत्य है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चौफुला क्या है? एक तरह का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है? दीपावली के अवसर पर जो किया जाने वाला नृत्य है इनमें से ये गलत छप गया है, ये भेला नृत्य था। तो भेला नृत्य किया जाता है दीपावली के अवसर पर। भेला जो है लकड़ी का एक गट्ठर टाइप का बनाया जाता है जिसको जलाकर घुमाया जाता है, तो इसके साथ नृत्य किया जाता है, इसे भेला नृत्य कहते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध युद्ध कौशल से है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। युद्ध कौशल से रिलेटेड जो नृत्य है वो सराव नृत्य है। सराव नृत्य का संबंध युद्ध कौशल से है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा या कौन से लोक नृत्य हैं? तो चांचरा या चांचरी, छोलिया, बनवारा, ये सभी जो हैं लोक नृत्य उत्तराखंड में फेमस हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन कि कौन सा नृत्य है जिसमें गीत नहीं गाया जाता है। तो जो हमारा चौपती में भी गीत गाया जाता है, जोड़ा में भी और छपेली में भी। छोलिया जो नृत्य है इसमें गीत नहीं गाया जाता है, इसमें हाथों की थाप, पायल की छन छन, इसी पर जो है नृत्य किया जाता है, कोई गीत नहीं गाया जाता है इसमें। निम्न में से जौनसारी नृत्य नहीं है, इनमें से बताना है कि जौनसारी नृत्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखें, रासो जौनसारी है, हुमकिया भी जौनसारी है, बराड़ी भी है, झुमेलो जो है ये जौनसारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
जागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जागर किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। जागर जो है स्थानीय जो हमारे देवी देवता होते हैं उनसे रिलेटेड ये जागर होते हैं, तो स्थानीय क्षेत्रीय देवी देवताओं से संबंधित होते हैं जागर। जागर नृत्य भी किया जाता है। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः होती है, तो ये हमारे यहाँ ही होते हैं, यानी उत्तराखंड से ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य में हुड़का बजाने वाला ही गीत गाता है? तो हुड़का बजाने वाला ही गीत गाता है, ये आंसर हो जाएगा। चौपती जो गीत होते हैं इनमें जो हुड़का बजाने वाला होता है बीच में रहता है और इधर उधर जो है लोग गाते हैं साथ में, तो चौपती गीत में हुड़का बजाने वाला ही मेनली गीत गाता है। हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? कौन सा अवसर है जिस अवसर पर हुड़किया बोल गाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा, जैसे लोकल में रोपाई और गुड़ाई के टाइम पर हुड़किया बोल गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड का विरह गीत कौन सा है? विरह का मतलब होता है एक तरह से बिछड़ने वाला गीत, तो ये विरह गीत कौन सा है इनमें से चुनना है हमें। सही आंसर आपका हो जाएगा जो आपका खुदेड़ गीत है, इसको विरह गीत कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, काष्ठ शिल्प के अंतर्गत किन चीजों का उत्पादन किया जाता है? तो काष्ठ शिल्प में पाली, ढेकी, कुम्दा ये सभी काष्ठ शिल्प के अंडर आ जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मृत्तिका शिल्प। मृत्तिका शिल्प का मतलब है कि मिट्टी से बने जो शिल्प हैं उनमें कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? तो मिट्टी से रिलेटेड दीप, गमला, सुराही ये सभी जो है मृत्तिका शिल्प के अंतर्गत आते हैं। लोहा घाट, जोहारी घाटी, नाचनी, मिलम ये जो है घाटियां हैं पिथौरागढ़ से रिलेटेड हैं। ये स्थान किस उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध हैं? कौन से उद्योग के लिए ये घाट या घाटियां ये प्रसिद्ध हैं? सही आंसर हो जाएगा ये चर्म उद्योग के लिए, यानी चमड़े से बने जो हमारे चमड़े से बनी जो वस्तुएं हैं उनके लिए फेमस है। ये चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। ये नाचनी हो गया, मिलम हो गया, जोहारी घाटी हो गया और लोहा घाट हो गया। अगला क्वेश्चन हो गया, लोहा घाट उनमें से चंपावत में है, बाकी पिथौरागढ़ में है। निम्न में से कौन प्रेम या प्रणय गीत है? प्रेम या प्रणय गीत इनमें से कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, चौफुला भी प्रेम गीत है, झुमेलो भी है, चौपती भी है, ये सभी जो है प्रेम या प्रणय गीत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य गीत है? नृत्य गीत इनमें से कौन सा है ये हमें चुनना है। तो इनमें से चायार जो है ये एक तरह का नृत्य गीत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनोरंजनात्मक गीत है? मनोरंजनात्मक गीत की अगर हम बात करें तो भाटा सांटा, लोरी, हास्य जंग जो ये सभी जो हैं मनोरंजनात्मक गीत हो जाते हैं। राज्य में वास्तुकला का विकास किन रूपों में पाया जाता है? तो भवन निर्माण में, देवालय निर्माण में, देवताओं के जो स्थान होते हैं जैसे मंदिर, राजप्रसाद निर्माण में, ये सभी के निर्माण में वास्तुकला का विकास अलग अलग रूपों में पाया जाता है। निम्न में से कौन प्रमुख लोक चित्रकला है? प्रमुख लोक चित्रकला की अगर बात की जाए तो हमारी फेमस है, बारबूद भी है, दिकारा भी है, ऐपण भी है, ये सभी जो हैं प्रमुख लोक चित्रकलाएं हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन आज का है, प्रकीर्ण लोक चित्रकला का चित्रण कहाँ चित्रित किया जाता है? ऑप्शन आपके सम्मुख हैं और करेक्ट आंसर इसका है ये दरवाजों और चौराहों दोनों जगह, ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। प्रकीर्ण लोक चित्रकला का चित्रण जो है कुमाऊं में मुख्य रूप से कितनी जातियां मिलती हैं? तो कुमाऊं में मुख्य रूप से आपकी 4 जनजातियां देखने को, जनजातियों की बात की जा रही है इस प्रश्न में। तो आप अगर देखते हैं तो जो भी हमारी जनजातियां हैं, थारू, भूटिया, बोक्सा, जौनसारी, राजी, तो ये जो जनजातियां हैं हमारी, इनमें से केवल जौनसारी जनजाति ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ गढ़वाल में देखने को मिलती है। बाकी ये सभी जो हैं आपका कुमाऊं में भी मिलती हैं और कुछ गढ़वाल में भी मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या ऐसे बन सकता है कि कौन सी जनजाति का निवास क्षेत्र गढ़वाल क्षेत्र नहीं है या कुमाऊं क्षेत्र नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आने लगे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन की आपको तैयारी करके जाना होगा। और इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले आपके
आपके लिए एक खुशखबरी है, हमने अपना ऐप लॉन्च किया है स्टडी लवर्स फैमिली करके। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आपको उत्तराखंड के क्रैश कोर्सेज, इसके अलावा लेक्चरर स्क्रीनिंग का कोर्स, पॉलिटिकल साइंस मेंस का कोर्स, तो ये सब उसमें अवेलेबल है बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। मतलब जैसे हमने प्रीमियम जो मेंबरशिप है 59 पर मंथ के हिसाब से, हमने इसी हिसाब से आपको कोर्स अवेलेबल किया है। कोई मतलब अतिरिक्त चार्ज आपसे नहीं लिया गया है और इसी हिसाब से आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये में हमारा प्रयास है कि ऐसे लोग जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले, वो भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क मिल जाएगी अपने ही ऐप में। तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक को पिन कर दूंगा, तो आपको ज्वाइन कर लेना है ऐप, डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको जो भी लगता है उत्तराखंड क्रैश कोर्स, आप बहुत कम प्राइस पे बहुत अच्छे ऑफर्स के साथ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे भी कम रेट्स पे आपको वहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, उत्तराखंड के ब्राह्मणों में कौन सी जाति निम्न मानी जाती है। तो उत्तराखंड के जो ब्राह्मण थे इनमें से निम्न जाति मानी जाती थी, कठुआ ब्राह्मण को निम्न जाति माना जाता था। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए मुख्यतः व्यापारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर वैश्य। सही आंसर आपका इसका है वैश्य के लिए व्यापारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित है। तो अगर हम अपने उत्तराखंड स्टेट की बात करें, कृषि पर आधारित है, मजदूरी पर या फिर भवन व मंदिर निर्माण पर। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो वर्णभेद पर आधारित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व कैसी व्यवस्था स्थापित थी। तो अंग्रेजों के आगमन से पूर्व की अगर बात की जाए तो ऑप्शन आपके सामने है, पूर्व परंपरागत भूमि व्यवस्था, लगान व्यवस्था, जमाखोरी व्यवस्था या अनौपचारिक व्यवस्था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पूर्व परंपरागत भूमि व्यवस्था उत्तराखंड में अंग्रेजों के आगमन से पहले थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद की संधि कब की थी। अब ये इलाहाबाद की संधि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुई थी आपकी 1765 में, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। और इस इलाहाबाद की संधि जो हुई थी, एक तो किस किस के बीच में हुई थी, तो मुगलों के बीच में हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। मुगलों की तरफ से शाह आलम द्वितीय शासक था, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। शाह आलम द्वितीय यहाँ पर शासक था मुगलों के समय पे, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों के नाम भी, ये ईयर ध्यान रखना है। और मुगलों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी इलाहाबाद की संधि। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अधिक से अधिक भूमि कर प्राप्त करने के लिए किस योजना को लागू किया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कौन सी योजना को लागू किया था भूमि कर को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन आपके सामने है, राजस्व कर योजना, पंचवर्षीय बंदोबस्त, लगान बंदोबस्त या फिर एक वर्षीय बंदोबस्त। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंचवर्षीय बंदोबस्त को लागू किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। कलकत्ता में राजस्व समिति की स्थापना कब की गई थी। राजस्व समिति की स्थापना पूछी गई है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1781 हो जाएगा। 1781 में कलकत्ता में राजस्व समिति की स्थापना की गई थी। पंचवर्षीय बंदोबस्त को समाप्त करने के लिए किसे अपनाया गया। जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त शुरू किया था उसको समाप्त करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी। इनमें से एक वर्षीय, 2 वर्षीय या लगान समाप्त प्रणाली या फिर राजस्व प्रणाली। आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका एक वर्षीय प्रणाली को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय बंदोबस्त प्रणाली को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा जो नाम था इसको बोला जाता था फार्मिंग सिस्टर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है। तो फार्मिंग सिस्टर इसका नाम था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में ध्यान रखना है, 1792 में लागू होती है पहली बात। इसके अलावा जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, मद्रास यानी आपका है तमिलनाडु में है, चेन्नई में है मद्रास, तो
मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, ये आप लोग जानते हो। और इसका एक ज़िला हुआ था बारह महल नाम का ज़िला था। तो यहाँ पर ये सबसे पहले लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में। यानी आंसर आपका हो जाएगा, स्टेट अगर पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है 1792 में हुआ। मद्रास के 12 महल जिले में शुरुआत की गई थी इसकी। मद्रास प्रेसिडेंसी में कैप्टन रीड की संस्तुतियों के आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाले जो अंग्रेज थे ये थॉमस मुनरो थे। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, स्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस ने किस वर्ष लागू किया था? अगेन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड। ये कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था 1793 में, 1793 में। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। स्थायी बंदोबस्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्थायी बंदोबस्त के ही ये नाम है, जागीरदारी बोला जाता है, स्तंभरारी बोला जाता है, मालगुजारी। ये सभी जो हैं आपके नाम हैं स्थायी बंदोबस्त के। रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त की असफलता के बाद किस व्यवस्था का प्रस्ताव लिया गया? तो रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त दोनों जब असफल हो गई तब जो है महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी में पटवारी नहीं रखे जाने का क्या कारण था? तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या था, रजवाड़ा हुआ करता था, इस वजह से यहाँ पर पटवारी नहीं रखे गए थे। जब राजस्व व्यवस्था उस टाइम पे लागू की गई तो टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून में पटवारी, क्योंकि ये टिहरी राजशाही के अंडर आते थे तो इस वजह से यहाँ पर पटवारी नहीं रखे गए थे। तो ये क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में भी मिल जाएंगे हमारे ऐप पर। आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, आपको फ्री वीडियोस भी वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे, इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल मिलेगी। तो आपको ऐप जो है हमारा डाउनलोड कर लेना है। लिंक जो है आपको वो कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, कम्युनिटी टैब में भी आपको लिंक मिल जाएगा। राजस्व पुलिस एक्ट किस समय अस्तित्व में आया? तो राजस्व पुलिस एक्ट की बात की जा रही है। अच्छा, एक इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर केवल पुलिस एक्ट पूछा जाए उत्तराखंड में, उत्तराखंड पुलिस एक्ट अगर पूछा जाए तो ये 2007 में आया। लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो राजस्व पुलिस एक्ट पूछा जा रहा है, तो ये अस्तित्व में आया था 2011 में। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो यह आसान सा क्वेश्चन है। जनगणना की दृष्टि से 2011 की जनगणना की दृष्टि से जो उत्तराखंड का स्थान है वो आपका 20वां स्थान है, ऑप्शन नंबर बी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? कितना प्रतिशत निवास, ये क्वेश्चन आपको ठीक से तैयार करके रहने हैं, क्योंकि ये अगर एग्जाम में आएंगे और ये 11 का ही आंकड़ा आएगा तो ये आपके श्योर नंबर बन जाते हैं। आंसर आपका हो जाएगा 0.83। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आप जानते ही हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे हरिद्वार जनपद में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो सर्वाधिक आपका हरिद्वार हो गया, और न्यूनतम आपका जो है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जनपद है वो आपका रुद्रप्रयाग हो गया। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, ये लिस्ट है और ये हाईएस्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है? इनमें अगर देखा जाए तो इनमें केवल देहरादून जनपद है जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, बाकी इनकी लेस देन 5 लाख है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हरिद्वार जिले की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनने लग गए हैं। आपको जिलों के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। तो हरिद्वार जिले की अगर बात की जाए तो उसकी जो मतलब जनसंख्या है वो राज्य का कितना प्रतिशत है ये हमें बताना है। तो वो 18.74% आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान है। अब हम जानते हैं कि पहला स्थान है हरिद्वार का, दूसरा है देहरादून का, और थर्ड प्लेस पे जो है वो यूएस नगर है। कम से कम 5 आपको याद ही होने चाहिए। और फोर्थ प्लेस पे आपका नैनीताल है और फिफ्थ प्लेस पे आपका पौड़ी गढ़वाल है। तो ये 5 जनपद आपको जरूर ध्यान रखने हैं। पहला हो गया हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर, देन आपका नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। तो यानी नैनीताल का प्लेस हो गया आपका 4th प्लेस।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो अगेन ये वेरी आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है बहुत बार और कभी कंफ्यूजिंग में ये ऑप्शन ही नहीं दिया। एक बार क्वेश्चन आया था, ये वाला ऑप्शन ही नहीं था, इसका एक वाला ऑप्शन ही नहीं दिया गया था और लास्ट में इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे दिया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है। तो लिंगानुपात सबसे कम है आपका हरिद्वार का ही लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे ज्यादा जनसंख्या में भी हरिद्वार ध्यान रखना है और कम लिंगानुपात में भी हरिद्वार को ध्यान रखना है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है। अगर देश में हमारी स्थिति की बात की जाए तो हम 13वें स्थान पर हैं लिंगानुपात की दृष्टि से। हमारा ध्यान रख सकते हैं, हमारे राज्य में जो है 13 जिले हैं और 13वां स्थान हमारा लिंगानुपात की दृष्टि से है। इस तरह से आप कोरिलेट करके भी आंसर याद रख सकते हैं। उत्तराखंड में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है, अगर इनमें देखा जाए तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो अल्मोड़ा जनपद का है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। साक्षरता की दृष्टि से हम देखें तो हम 17वें स्थान पे आते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर क्या है। एवरेज लिटरेसी रेट यहाँ पर पूछी गई है, तो औसत साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो ये 78.82% है, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है। तो 70.01 के अराउंड ये है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता है। तो जैसे मैंने बताया कि 70% तो महिला हो गई, तो आपको ऐसे ही इसी ऑप्शन को चुन सकते हैं, क्योंकि बाकी में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है महिला साक्षरता वाला। तो 87.4% है मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी हो गया आपका 70%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जनपद आपका देहरादून हो गया। क्वेश्चन हो गया, उत्तराखंड के किस जनपद में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। तो जनजातियों की संख्या सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर में जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला हमें यहाँ पे बताना है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अलावा उत्तराखंड पुलिस, तो जो भी आपके आने वाला एग्जाम है सभी के सभी एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान है, कौन सा स्थान है जहां पर रिवर राफ्टिंग हो सकती है या की जाती है। कोडियाला ऑप्शन है, हरिद्वार, देवप्रयाग या फिर देहरादून। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपको सेलेक्ट करना है। आप लोग अटेम्प्ट करके चल सकते हैं और कितने मार्क्स आप ला पाते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आंसर आपका हो जाएगा कोडियाला इसका। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक आपके लिए जो सूचना है, इंपॉर्टेंट सूचना, हमने अपना ऐप लॉन्च किया है। आपके लिए ऐप पर जो है जो हमारे कोर्सेज चल रहे थे, जैसे स्क्रीनिंग का कोर्स या फिर आपका लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का कोर्स, तो दोनों के दोनों कोर्स हमने ट्रांसफर कर दिए हैं। अब आपको ऐप पर अवेलेबल मिलेंगे, मिनिमम चार्ज पे अवेलेबल हैं। लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके अलावा कमेंट में मैं पिन कर दूंगा लिंक, तो आप लिंक से जाकर ऐप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, इसके अलावा फ्री टेस्ट लगाने का मौका भी मिल जाएगा। और ये वाला जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है इसका पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ भी आपको ऐप में मिलेगा और इसके अलावा ये प्रैक्टिस सेट टेस्ट के फॉर्म में आपको ऐप में मिल जाएगा, जिसको सभी लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने उत्तराखंड का एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड पुलिस या फिर ऐसे एग्जाम जहां पर भी उत्तराखंड पूछा जाता है, तो उत्तराखंड का पूरा क्रैश कोर्स तैयार किया गया है, जो कि आपको मिनिमम चार्ज पे अवेलेबल है 300 ओनली, उसका 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में है। लेकिन अभी क्योंकि हमने नया नया लॉन्च किया है कोर्स, तो 40% डिस्काउंट
स्टार्ट के 40 लोगों को मिलेगा। तो शुरू के जो 40 लोग ज्वाइन करेंगे उनको 40% डिस्काउंट मिलेगा। 306 मंथ का फीस है और इसमें भी 40% डिस्काउंट के साथ में आपके लिए कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में आपको पूरा उत्तराखंड कवर मिलेगा, उसके सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और साथ में प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। तो देर किस बात की, आपके पास अच्छा मौका है इतने मिनिमम चार्जेस पे। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रयास किया जाए, इसलिए हमने अपना एक नया ऐप भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग औली परियोजना शुरू की गई, तो कौन से ईयर में शुरू की गई? 1981, 84, 82 या फिर 83? आपके पास ऑप्शन आपके सामने है। आंसर आपका है 1983 में जो है औली परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, औली मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से कौन से गेम के लिए प्रसिद्ध है? स्कीइंग के लिए, राफ्टिंग के लिए या पैराग्लाइडिंग के लिए या इनमें से कोई नहीं? आंसर आपका हो जाएगा औली फेमस है आपका स्कीइंग के लिए ज्यादा फेमस है। उत्तराखंड राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ माना जाता है। उत्तराखंड राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग अटेम्प्ट करके चल सकते हैं। आंसर आपका जो है सही आंसर 1905 में उत्तराखंड में पर्वतारोहण का शुभारंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये आपका NIM जो कि आपका उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। ये बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1947, 65 या फिर 1991 या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका हो जाएगा 1965 में NIM एस्टैब्लिश हुआ था। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट आपका कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना आपका जो है, तो इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो हिमालयन शब्द देख के आप HP या उत्तराखंड आंसर नहीं कर सकते हैं। इसका सही आंसर है, इसकी स्थापना हुई थी दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में सिचुएटेड है आपका हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा किन स्थान पर स्कीइंग का प्रशिक्षण दिया जाता है? जो हमारा GMVN है, ये कौन सी जगह पर स्कीइंग का प्रशिक्षण देता है? स्कीइंग का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है आपका औली में। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही का नाम बताना है हमें। संतोष यादव, स्मिता थापा? आंसर हो जाएगा आपका बछेंद्री पाल जो है भारत की पहली महिला पर्वतारोही हैं। उत्तराखंड के किस पर्वतारोही ने एवरेस्ट शिखर पर 6ठी बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है कि कौन से पर्वतारोही हैं जिन्होंने 6वीं बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है? सुमन कुटियाल, स्वराज सिंह धर्मसक्तू या फिर योगेंद्र गर्ब्याल या फिर N जोगोई? आंसर आपका सही जो हो जाएगा वो है स्वराज सिंह धर्मसक्तू। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 6 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कीर्तिमान हासिल किया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वर्ष 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार वर्ष 1994 का ऑप्शन आपके सामने है, सुमन कुटियाल, हर्षवंती बिष्ट या फिर चंद्रप्रभा ऐतवाल या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रप्रभा ऐतवाल को वर्ष 1994 में साहित्यिक राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देहरादून में जन्मे अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो पहली बात ये ध्यान रखना है, अभिनव बिंद्रा का संबंध उत्तराखंड से है। देहरादून में इनका जन्म हुआ था और इनसे रिलेटेड अगर गेम पूछा जाए तो ये निशानेबाजी से संबंधित हैं अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो अगेन जसपाल राणा निशानेबाजी के बहुत फेमस खिलाड़ी रहे हैं। ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जसपाल राणा शूटिंग चैंपियन का मूल प्रदेश क्या है? यानी उनका जन्म स्थान या फिर मूल रूप से वो किस प्रदेश के हैं? तो ये हमारे उत्तराखंड के हो गए। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उत्तराखंड से प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता था? पहली बार पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्तराखंड से किसको मिला है? ऑप्शन आपके सामने है और आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से हरि सिंह थापा। ऑप्शन नंबर A।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी को चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है? चाइना वॉल के नाम से कौन से फुटबॉल खिलाड़ी को पुकारा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, राम बहादुर छेत्री, त्रिलोक सिंह बसेड़ा, रमेश सिंह राव या उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राम बहादुर छेत्री को चाइना वॉल के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? आयरन वॉल ऑफ इंडिया, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका त्रिलोक सिंह बसेड़ा को आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, कौन सा गेम है परिमार्जन नेगी का? ऑप्शन आपके सम्मुख है और परिमार्जन नेगी फेमस शतरंज खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की समाधि की उपाधि से सम्मानित फैयाज अहमद अंसारी का संबंध किस जिले से है? फैयाज अहमद अंसारी ये हैं स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि इन्हें दी गई है, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपको बन सकता है स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये फैयाज अहमद अंसारी को कहा जाता है। और इनका संबंध अगर पूछा जाए कौन से जिले से है, तो ये बिलोंग करते हैं आपके उधम सिंह नगर जनपद से। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तराखंड के किस शटलर ने पुरुष एकल वर्ग के विश्व जूनियर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रचा है? उत्तराखंड के शटलर हैं, पुरुष एकल वर्ग में जूनियर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है इन्होंने। ऑप्शन आपके सामने है, डीके सेन, लक्ष्य सेन, सीएन सेन या फिर चिराग सेन। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर हैं शतरंज के, और इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सीएन सेन जो है, इन्होंने विश्व जूनियर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है और इतिहास रचा है। तो उत्तराखंड के ये शटलर हुए। आगे बढ़ते हैं, चिराग सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? अगेन चिराग सेन से क्वेश्चन हमारा बना है और चिराग सेन अभी हमने डिस्कस किया चिराग सेन के बारे में। तो चिराग सेन जो हैं शटलर हैं, और शटलर का मतलब है इनका संबंध जो है वो बैडमिंटन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बैडमिंटन से नहीं है? अब इनमें से हमें छांटना है कि कौन से खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लक्ष्य सेन, बोधित जोशी, हमने अभी डिस्कस किया लक्ष्य सेन के बारे में। बोधित जोशी बैडमिंटन से संबंधित हैं। कुहू गर्ग बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा मनोहर श्याम जोशी जो हैं ये बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, ये राइटर हैं, उत्तराखंड के एक फेमस राइटर हैं मनोहर श्याम जोशी। तो ये इनके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथलीट सुरेश चंद्र पांडे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण पदक जीते हैं किस जिले से संबंध रखते हैं? तो सुरेश चंद्र पांडे एथलीट है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में आपको पूछा जा सकता है सुरेश चंद्र पांडे का संबंध किस गेम से है? तो ये फेमस एथलीट हैं और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। और इनका अगर जिला पूछा जाए आपको तो ये जिले से संबंधित अल्मोड़ा जनपद से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रदेश के निष्ठा पैनुली का संबंध किस खेल से है? निष्ठा पैनुली अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निष्ठा पैनुली का संबंध किस खेल से है? बेसबॉल, आइस स्केटिंग, नौकायान है, ये थोड़ा सा देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, नौकायान या फिर कुश्ती, इनमें से कौन से गेम से संबंध रखते हैं निष्ठा पैनुली? आपका करेक्ट आंसर है आपका आइस स्केटिंग से संबंधित है निष्ठा पैनुली। राज्य में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये नया स्टेडियम उत्तराखंड में बना है और ये हमारे देहरादून जनपद में स्थित है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं। तो 5 स्टेडियम ये काफी चर्चा में रही थी न्यूज, तो कौन से जनपद में? देहरादून में, पौड़ी में, नैनीताल में या फिर उधम सिंह नगर में? सही आंसर आपका हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल जनपद में 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कैसे ध्यान रख सकते हैं, द्रोणाचार्य जो है फेमस गुरु थे और गुरु को ही दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और खेलों में जो गुरु होते हैं उन्हें कोच कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड से प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? पहला खेल रत्न पुरस्कार, तो पहला अगर खेल रत्न पुरस्कार पूछे तो पहला खेल रत्न पुरस्कार आपका मिला था उत्तराखंड के फेमस निशानेबाज जसपाल राणा को। तो जसपाल राणा को जो है पहला खेल रत्न पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? ये बताना है कि कौन सा युग्म इनमें से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। ऋषभ पंत जाने माने फेमस क्रिकेटर हैं, तो ऋषभ पंत का संबंध हो जाएगा क्रिकेट से, पहला ही युग्म इसमें सुमेलित नहीं है। अरुण जखमोला टेबल टेनिस से रिलेटेड है। सबाली सोनू जो है ये वॉलीबॉल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? व्यक्ति दिए गए हैं और एक तरफ उनका संबंध दिया गया है। चंद्रप्रभा अतवाल अभी हमने पढ़ा था, पर्वतारोही हैं। उन्मुक्त चंद जो है क्रिकेटर हैं। एकता बिष्ट अगेन क्रिकेटर हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये खिलाड़ी रही हैं और अब शायद इन्होंने संन्यास ले लिया है, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ, नहीं तो आप अपडेटेड जानकारी आपके पास है तो आप बता सकते हैं। तो फेमस क्रिकेटर महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रही हैं एकता बिष्ट। तो ये वाला युग्म हमारा गलत सुमेलित है। बछेंद्री पाल का संबंध भी निशानेबाजी से नहीं है, ये पर्वतारोही रही हैं बछेंद्री पाल, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसमें दो युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी दो युग्म इसमें गलत हैं। बाकी आपका दो युग्म सही है। उन्मुक्त चंद क्रिकेट से संबंधित है, चंद्रप्रभा पर्वतारोही हैं, बछेंद्री पाल भी पर्वतारोही हैं और एकता बिष्ट भी क्रिकेट से संबंधित हैं। तो ये दो लास्ट के गलत युग्म हो गए, हम कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, उत्तराखंड राज्य में आजीविका का प्रमुख साधन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे जो प्रमुख साधन हमारा आजीविका का है वो पर्यटन है। ऑप्शन नंबर ये नंबर देख लीजिएगा, सी हो गया है, वो बी होना चाहिए। राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है? तो लगभग 69.71% जो है हमारे गांव की जनसंख्या है, गांव में निवास करती है। इकोनॉमिक सर्वे जो 2022 और 23 का था, उसके अनुसार कृषि का राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? तो ये थोड़ा सा अपडेटेड पढ़ लीजिएगा। बजट का एक वीडियो आपको मिल जाएगा उत्तराखंड के थ्योरी क्लासेस, एक इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो आप देख लीजिएगा। वहाँ से बजट से रिलेटेड एमसीक्यू और अपडेटेड वीडियो आपको कवर मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 22% है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक बोया गया भूमि क्षेत्रफल किस जिले में है? तो सबसे ज्यादा बोया गया भूमि क्षेत्रफल हमें बताना है इनमें से कि किस जिले में सबसे ज्यादा बोया गया भूमि क्षेत्रफल है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे कम शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल किस जिले में है? तो सबसे कम बोया गया जो शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल है, सबसे कम, सबसे ज्यादा तो उधम सिंह नगर हमारा आंसर हो गया और सबसे कम है वो चंपावत जनपद में है। सीढ़ीदार खेती संबंधित है। सीढ़ीदार खेती तो अपने राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। सरल सा क्वेश्चन हो गया। दो कथन दिए गए हैं और इन सीढ़ीदार खेती से संबंधित है। गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि परिस्थिति की है, सीढ़ीदार कृषि की परिस्थिति है, ऐसे मान सकते हैं। और इसका कारण दिया गया है कि यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो हम जानते हैं कि गढ़वाल में सीढ़ीदारी कृषि की जाती है, ऐसी ही परिस्थितियां भी हैं और इसका कारण यह है कि ढालों पर जो भूमि है तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है हमारी सीढ़ीदार कृषि। तो कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है और आर जो है कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। झूम कृषि को कहते हैं, तो यहां से आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए सीढ़ीदार कृषि, समोच्च कृषि, ए बी दोनों दे दिया गया। अधिकतर लोग आंख बंद करके ए बी दोनों दिख जाए तो बस वही ऑफिशियल आंसर है, तो ऐसा नहीं है। स्थानांतरणशील कृषि को झूम फार्मिंग कहते हैं, स्थानांतरणशील कृषि को, तो झूम कृषि को स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। इसके अलावा हाँ, एक चीज जो मैं भूल गया, आप लोगों को थैंक्स कहना है। हम 10 के मेंबर्स हो गए हमारी स्टडी लवर्स फैमिली के, तो आप सभी 10 के प्लस जितने भी लोग हैं आप हमारी स्टडी लवर्स फैमिली के मेंबर्स हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बने और हमारे परिवार के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारा कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी के साथ
इस तरह के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आप हमारे ऐप को सर्च करेंगे स्टडी लवर्स फैमिली, या डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा स्टडी लवर्स फैमिली ऐप का। वो ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, फ्री में आप इस तरह के टेस्ट वहाँ पर लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं वो आपको अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा आपके लिए जो ऑफर है, अगर आपको कंप्लीट उत्तराखंड पढ़ना है तो जिन लोगों ने उत्तराखंड पढ़ा है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो रहे होंगे, हमारा कोर्स में अवेलेबल है। 99 रुपीज़ में उत्तराखंड का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो केवल 499 में, ओनली फॉर 499, ये आपके लिए केवल मेंटेनेंस चार्ज है, कोई फीस हम नहीं ले रहे हैं। 499 आपको पता है कि एक मंथ की फीस कोचिंग सेंटर वाले वसूल कर लेते हैं, तो हमने केवल 499 जो है ये आपका कंप्लीट कोर्स की फीस रहेगी। इसमें आपको पूरा स्क्रीनिंग का कोर्स रीजनिंग से लेकर हर पार्ट करवाया जाएगा और साथ में मॉडल पेपर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट अलग से उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल साइंस प्लस स्क्रीनिंग की साथ में तैयारी कर रहे हैं, आपका मेंस का विषय पॉलिटिकल साइंस है, तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप में से ऐसे सभी अभ्यर्थी जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज। और अगर इसके अलावा भी आपकी कंडीशन है, मैंने जो है कोर्स के मिनिमम प्राइस रखे हैं, कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा 499, जैसे कि मैंने बताया ओनली मेंटेनेंस चार्ज ये आपका है, स्क्रीनिंग का इसमें कंप्लीट कोर्स मिलेगा, सारे के सारे सेक्शन, वीडियोस, पीडीएफ नोट्स और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट्स, यानी जितना आपसे कोर्स की फी ली जा रही है उससे ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य इससे पैसा बनाना बिल्कुल भी नहीं है। इन सब के अलावा 1000 रुपीज़ में आपको स्क्रीनिंग प्लस पॉलिटिकल साइंस का कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा भी यदि कोई कैंडिडेट ऐसा है जो इसको भी पे करने में सक्षम नहीं है तो आपकी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी, ओपन नहीं किया जाएगा कहीं भी। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन है तो मैं नंबर दे रहा हूँ 8755970506, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में बात कीजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप अपनी कंडीशन वहाँ पे बताइएगा कि मेरी ये कंडीशन है, मैं इस वजह से ये कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं शिद्दत से पढ़ना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ और एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता हूँ, तो आपको ज़रूर ऐड कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो जिसको भी नीड है वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ऐप, नहीं तो टेस्ट के लिए तो आप टेस्ट देने के लिए ज़रूर कर सकते हैं। ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल मिलेंगे, वो निःशुल्क मिलेंगे, तो वो आप बिना किसी कोर्स के परचेज किए भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड में बोई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण समूह इनमें से बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें धान, गन्ना, झंगोरा, अरहर है, लेकिन हमारी जो है मेन फसल जो है वो गेहूं है, गेहूं इसमें से नहीं है, तो इसको आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें गेहूं भी है, धान भी है, मंडुआ भी है, आलू भी है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? यानी जो खरीफ की नहीं होगी वो चुनना है हमें। देखिए कपास खरीफ की है, मक्का खरीफ की है, मूंगफली खरीफ की है, सरसों जो है ये खरीफ की नहीं है, ये रबी की क्रॉप्स है, ये देखना है। इसके अलावा फिर से क्वेश्चन वही है कि कौन सी खरीफ फसल है। अब पूछा है खरीफ फसल है तो मक्का तो अभी हमने डिस्कस किया, बाजरा भी है, ज्वार भी है, ये सभी जो हैं खरीफ फसलें हैं। उत्तराखंड के किस जिले में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, कौन सा जिला है जिसमें चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो यहाँ पर देखिए सही आंसर हमारा होगा उधम सिंह नगर जनपद में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में उत्पादित मंडुआ यानी कोदो जो हमारा है, जैसे कि मैंने बताया मिलेट जो है मिलेट मिशन स्कीम जो है पिछले ईयर चलाई थी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, तो कोदो बोलते हैं स्थानीय भाषा में, मंडुआ बोलते हैं, इसके अलावा मिलेट्स बोला जाता है मोटे अनाजों को। तो अनाज का निर्यात किया जाता है, किस देश को हम मंडुए का निर्यात करते हैं? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और सिंगापुर आपके पास ऑप्शन है। करेक्ट आंसर आपका जापान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य में गन्ने की कृषि सीमित है,
कौन कौन से ज़िलों तक सीमित है? तो गन्ना जो है मेनली मैदानी ज़िलों तक सीमित है और इनमें से जो आंसर हो जाएगा वो हमारा देहरादून और उधम सिंह नगर जनपदों में गन्ने की कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है राज्य की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे महत्वपूर्ण हमारे स्टेट की जो फसल होगी वो आपका गेहूं हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है गेहूं की फसल हेतु उचित तापमान कितना होना चाहिए? गेहूं की फसल के लिए उचित तापमान हमें बताना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस उचित तापमान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है उत्तराखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूमि पर गेहूं की फसल उगाई जाती है? तो हमारी मुख्य फसल है गेहूं जो है ग्रामीणी कुल से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रामीणी फैमिली से रिलेटेड है गेहूं की फसल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कितने प्रतिशत भूभाग पर? तो लगभग 33% एरिया पर हम गेहूं की फसल को उगाते हैं। राज्य की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। तो गेहूं के बाद दूसरे नंबर पर हमारे चावल का आ जाता है, डी हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड का चावल उत्पादक जिला नहीं है? तो नहीं है चुनना है। चावल उत्पादक जिला, चावल लगभग थोड़े बहुत तो हर जिले में ही उत्पादित किया जाता है, लेकिन जो प्रमुख चावल उत्पादक जिला नहीं है इनमें से उसको हमें चुनना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से हरिद्वार, टिहरी, देहरादून में ठीक ठाक, अल्मोड़ा जो है वो प्रमुख चावल उत्पादक जिलों में शामिल नहीं है। राज्य की सर्वाधिक चावल मिलें किस जिले में है? सबसे ज्यादा चावल की जो मिलें हैं वो देखने को मिलती हैं आपकी यूएस नगर में, उधम सिंह नगर आपका आंसर हो जाएगा। राज्य में हॉर्टिकल्चर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कंजर्वेटर होगा ये, कंजर्वेटर को कहाँ स्थापित किया गया है? तो इंस्टीट्यूट का नाम हॉर्टिकल्चर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कंजर्वेटर को कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसको स्थापित किया गया है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसको देहरादून में स्थापित किया गया है। राज्य में निम्न में से कौन सी कृषिगत समस्याएं हैं? कृषिगत समस्याएं वित्त की कमी है, ये भी एक समस्या है। वैज्ञानिक विधि का अभाव है। अवसंरचनात्मक यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इसका भी अभाव है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड प्रदेश में कौन से कुल की पैदावार नहीं होती है? कौन से फूल है ये, कौन से फूल की पैदावार नहीं होती है? फूल भी नहीं, ये फल होना चाहिए। कौन से फल की पैदावार नहीं होती है? तो ऑप्शन आपके पास सेब, लीची, माल्टा और नारियल। कौन सा फल है जो उत्पादित नहीं होता? आसान हो गया है क्वेश्चन। लीची नगर देहरादून, सेब जो है काफ़ी होता है, माल्टा पहाड़ों में काफ़ी होता है, नारियल जो है ये नहीं होता है। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? तो मैंने बताया लीची उत्पादक में देहरादून फेमस है, देहरादून को लीची निर्यातक जोन में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के किस जिले में संतरा एवं नींबू की खेती की जाती है? तो संतरा और नींबू की खेती की अगर बात की जाए इन जिलों में से, तो ये लगभग जो है सभी पहाड़ी जिले हैं, अल्मोड़ा भी है, हरिद्वार में भी नींबू और संतरे की खेती की जाती है, नैनीताल, ये सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राज्य में सब्जी में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? कौन सी सब्जी का उत्पादन सबसे ज्यादा इनमें से होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, आलू, टमाटर, बैंगन या ये सभी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन पूछा है तो कोई एक आंसर होगा। आलू का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे ज्यादा होता है। राज्य में मसालों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? तो कौन से मसाले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है उत्तराखंड स्टेट? यह आपके लिए क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने अदरक, हल्दी, लहसुन या फिर ये सभी। मैंने बताया कि अगर एक का पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बताना है तो ये सभी आंसर नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका अदरक का उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा इनमें से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये अलग अलग जगह दी गई हैं, इनमें से उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है वो आपका देहरादून में स्थित है। कभी कभी पर्टिकुलर प्लेस पूछ लेते हैं, तो देहरादून में ये ऋषिकेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पशुधन विकास बोर्ड प्रशिक्षण केंद्र भी है, ये मुख्यालय भी है।
राज्य में चारा विकास के अंतर्गत चारा बैंकों की स्थापना कहाँ की गई? चारा बैंकों की स्थापना इनमें से कहाँ की गई है? ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। करेक्ट आंसर आपका पंतनगर है। राज्य में स्थापित मत्स्य केंद्र के प्रमुख कार्य एवं उद्देश्य हमें बताने हैं। तो मत्स्य केंद्र के जो प्रमुख कार्य और उसके उद्देश्य हमें बताने हैं। तो मत्स्य प्रजनन करना तो मेन उद्देश्य है ही, बीज उत्पादन करना, प्रशिक्षण देना भी इसका उद्देश्य है। सभी आंसर हो जाएंगे। राज्य के किस जिले में ऊनी वस्त्र उद्योग है? चंपावत, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या फिर ये सभी? ऊनी वस्त्र उद्योग की बात कर रहे हैं तो ये सभी जिलों में ऊनी वस्त्र उद्योग स्थापित हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो कागज उद्योग आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका नैनीताल जनपद में है। कागज उद्योग का फेमस केंद्र है यहाँ पर। इस केंद्र का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड में दियासलाई उद्योग कहाँ अवस्थित है? दियासलाई यानी जो मैस्टिक होता है हमारा, इसके रिलेटेड जो उद्योग है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इन सभी जगहों पर दियासलाई उद्योग स्थित हैं। उत्तराखंड के किस जिले को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अल्मोड़ा जनपद को ताम्र नगरी भी कहा जाता है। अल्मोड़ा में तांबे का उत्पादन भी होता है। राज्य के किस शहर को सिडकुल द्वारा विकसित किया गया है? सिडकुल द्वारा इनमें से कौन सा शहर विकसित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने अगेन। तो इनमें से सिडकुल द्वारा पंतनगर को भी विकसित किया गया है, सितारगंज में भी और हरिद्वार में भी। ये सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कब तक के लिए औद्योगिक विजन प्लान तैयार किया गया है? औद्योगिक विजन प्लान बताना है कि कब तक के लिए तैयार किया गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2020 तक का विजन प्लान तैयार किया गया था। औद्योगिक विजन प्लान 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कार्यशील जनसंख्या कितनी है? तो कार्यशील जनसंख्या बतानी है। तो राज्य की कुल जनसंख्या में से जो कार्यशील जनसंख्या है वो 38.43% है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। राज्य में वर्ष 2005 से 2013 में बेरोजगारों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 5 से 13 तक का पुराना ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 57%। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पलायन के मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण बताने, शिक्षा का अभाव भी है, रोजगार की कमी है, स्वास्थ्य अभाव भी है, ये सभी हो जाएंगे। और अगला और अंतिम क्वेश्चन आज का है, निम्न में से कौन राज्य में पलायन को रोकने में सहायक है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रोजगार हेतु विशेष फंड, अटल आवास योजना। तो ये सभी कुछ योजनाएं हैं जो पलायन को रोकने में सहायक